कि ना तो प्रकृति में, ना संविधान में और ना तुम्हारे शरीर में ये चीज़ें प्रेम नहीं है। शरीर में जो कुछ हो रहा है, शरीर से जो हो रहा है वो रासायनिक है और उसमें केमिकल, जैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं वैसे ही हमारे शरीर में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने आप होती हैं, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब जैसे हमारी एज होती है, जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती है, जिस तरह से हमारे अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उसका रिएक्शन होने लगता है। सच्चे प्रेम की पहचान। सच्चे प्रेम की पहचान क्या है? क्या जिंदगी में किसी दूसरे व्यक्ति का साथ जरूरी है? आज मैंने प्रेम विषय पर आपको पढ़ा। आपने बताया कि प्रेम दूसरे से चिपकने का नाम नहीं है। मन शांत हो, अकेला हो, तब उसे प्रेम समझ में आता है। पर मैं तो अकेले नहीं रह पाती हूँ, क्या मुझे प्रेम कभी समझ में नहीं आएगा? अतीत में मुझे प्रेम हुआ था, ऐसा मुझे लगा, पर आज समझ में आता है कि वो सच्चा प्रेम नहीं था। आगे से कैसे परखूं कि प्रेम सच्चा है या नहीं? अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्रेम हमारा सच्चा है या नहीं, ये कैसे परखें, कैसे जाने कि हमारा प्रेम सच्चा है या झूठा है? तो बहुत सरल है, परखना बहुत सरल है। अब ये आप लोग इससे सीखेंगे कि कैसे परख सकते हैं। तो परखना है कि सच्चा है या नहीं, तो बस ये देख लो कि प्रेम तुम्हारा तुमको दे क्या रहा है। अगर प्रेम की परिभाषा जानना है कि सच्चा प्रेम है या झूठा प्रेम है, तो उसको कैसे परखना है? उसमें देख लो कि तुमको वो प्रेम दे क्या रहा है, सुख या होश। प्रेम सुख दे रहा है या होश दे रहा है? शुरुआत में ही पूछा है कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति का साथ जरूरी है, तो दूसरे व्यक्ति का साथ तो होगा ही होगा। क्या आप कभी किसी से संपर्क में भी नहीं आएंगे? या हो सकता है कि कोई कहे कि मैं बहुत आत्मीय, अंतरंग, निकट संबंध नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी किसी न किसी सीमा तक तो आपको संबंधित होना ही पड़ेगा। और जहां संबंध है वहां साथ है। तो जीवन में संबंधों से बचकर तो नहीं रहा जा सकता। संबंध तो बनेंगे ही बनेंगे। प्रश्न ये है कि उन संबंधों की गुणवत्ता क्या है। तो उसके लिए परखने का ये तरीका है कि देख लीजिए कि जिससे आप संबंधित हो रहे हैं उसके साथ से, उसके संबंध से आपको सुख मिल रहा है या होश मिल रहा है। जब किसी के साथ से आपको सुख मिल रहा होता है तो आप जैसे हैं आपको और ज्यादा प्रेरणा मिल जाती है, कारण मिल जाते हैं वैसा ही बने रहने के। देखो, अगर हमें संबंधों से सुख मिल रहा होता है तो हम जैसे होते हैं हम वैसे ही बने रहते हैं, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। समझिए, कोई आया आपकी जिंदगी में और उससे आपको सुख मिल रहा है। सुख आपकी किस हालत को मिल रहा है? जो हालत आपकी फिलहाल वर्तमान में है ही। तो आपकी जो हालत है उसी में अगर आपको सुख मिल रहा है तो आप उस हालत को क्यों बदलेंगे? बल्कि वो हालत अगर बदल रही होगी तो आप उस बदलाव का विरोध करेंगे ना, क्योंकि सुख तो वैसा रहते हुए मिल रहा है जैसा आप है। तो सुख बेड़ी बन जाता है किसी भी तरह के सुधार के खिलाफ। सुख किसी भी तरह के उत्कर्ष को, सार्थक बदलाव को अवरुद्ध कर देता है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको संबंधों से सुख मिल रहा है तो समझ जाओ कि आप बंध जाओगे, क्योंकि आप जब सुख में पड़ जाते हो ना तो आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हो। और आपको जिस भी स्थिति और जिस भी हालत में सुख मिल रहा होता है तो फिर आप क्या करते हो कि आप उसी स्थिति को बनाए रखना चाहते हो कि इसी स्थिति में सुख मिल रहा है तो मैं ऐसा ही रहूंगा, और आप सुख को छोड़ना नहीं चाहते हो। तो ये आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देता। आप जिस भी हालत में हैं आप वहीं पे रुक जाते हो। तो एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया और कह रहा है कि तुम जैसे हो मैं तुम्हारी उस हालत में तुम्हें सुखी कर दूंगा। आपकी एक हालत है, उसकी एक हालत है। आपको जो हालत है वो दूसरे की हालत से सुख पा रही है। दूसरे की जो हालत है, जो भी उसकी शारीरिक दशा है, मनोदशा है, वो आपकी वर्तमान हालत से सुख पा रही है। दोनों जैसे हैं वैसा रहते हुए एक दूसरे से सुख भोग रहे हैं। तो अब आप बताइए कि दोनों ही क्या एक दूसरे को बदलने के लिए, बेहतर होने के लिए, सुधरने के लिए प्रेरित करेंगे? नहीं करेंगे। बल्कि अगर कोई बदलाव हो रहा होगा आप में तो वो दूसरा व्यक्ति आपको बदलाव के खिलाफ हो जाएगा, आपके बदलाव के खिलाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी जैसे हैं आप वैसे रहते हुए ही तो उसको सुख दे पाते हैं ना। उसको सुख आपकी किस हालत से मिल रहा है? जो हालत आपकी अभी है, वर्तमान में है। भले ही वो कितनी भी गई गुजरी हालत हो, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ के काम
काम आ रही है आपकी हालत, तो आप अगर बदलने सुधरने लगेंगे तो वो दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाएगा, वो कहेगा कि तुम धोखा दे रहे हो, और उसकी बात में दम है क्योंकि उसको आपसे लाभ, सुख के अर्थ में लाभ ही हो ही बस तभी रहा है जब आप जैसे भी गए गुजरे बदलाव है वैसे ही रहे। ठीक है, तो ये प्रेम के नाम पर कुछ और है। दुर्भाग्यवश अधिकांशतः प्रेम के नाम पर यही होता है। मतलब अगर आपको जिससे भी प्रेम है, आप जिससे भी संबंधित हो, अगर उससे सिर्फ सुख मिल रहा है, आप भी उसे सुख दे रहे हो और वो भी आपको सुख दे रहा है ना, तो ये बहुत ही गई गुजरी हालत है। मैं जैसा हूं मुझे प्रसन्न कर दो और तुम जैसे हो तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा, लेकिन सुख तो भाता है, अहंकार सुख की ही तलाश में रहता है। तो इसीलिए जो झूठे किस्म का प्रेम है बड़ा प्रचलित है। तुरंत जांचिएगा, अपने आप से पूछिएगा, ये जो व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ रहा है, ये मेरी जिंदगी में चुनौती की तरह आ रहा है या मजे की तरह आ रहा है? चुनौती की तरह जो भी आपकी जिंदगी में आएगा उससे थोड़ी तो आपको असुविधा होगी। हो सकता है बौद्धिक तल पर आपको पता भी हो कि वो जो चुनौती आपको प्रस्तुत कर रहा है वो चुनौती आपके काम की है, आपको लाभ की है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा खिसियाएंगे, मन ही मन भाव उठेगा कि ये आ ही क्यों गया जिंदगी में, ये परेशान करता है, मजबूर करता है, मेहनत करवाता है, चुनौती देता है, अहंकार कोंचता है, परेशान करता है, भाई ये आदमी ये नहीं पसंद है। तो दूसरी ओर जो आपकी जिंदगी में आएगा और कहेगा तुम जैसे भी हो मुझे बहुत प्यारे हो, बल्कि तुम जैसे हो मुझे वही चीज प्यारी है, आहा हा कितनी खूबसूरत हो तुम, कितने प्यारे हो तुम, क्या बात है, समस्त विभूतियों से युक्त तुम ही तो हो, तुम में रब दिखता है, भगवान हो तुम मेरे, उसके साथ आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जो आपकी तारीफ करता है, जो आपको अच्छा बोलता है, जो आपके जो भी चीज आप कर रहे हो उस वक्त जो भी जिस चीज से उसे लाभ मिल रहा होता है वो उसकी भी तारीफ करता है, तो आप एकदम फूले नहीं समाते हो, आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो, क्योंकि उसने तो चढ़ा दिया आपको चने के झाड़ पर। चने के झाड़ पर चढ़ने का फायदा ये होता है कि किसी भी अन्य ऊंचाई से अब आप अवरुद्ध हो जाते हो और ऊपर चढ़ने में जो श्रम लगता है उस श्रम के विरुद्ध अब आप सुरक्षित हो जाते हो। चने पर ही चढ़कर बैठ गए हो और आपको आपके प्रेमी ने बता दिया है कि बस यही तो आसमान है, तो अब आगे की जितनी भी ऊंचाइयां थी उनका आपके लिए कोई महत्व नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा, आपके पास कोई कारण, कोई प्रेरणा नहीं बची कि अब आप और ऊंचा चढ़े। आपके प्रेमी ने कहा तुम आसमान पर ही तो बैठे हुए हो। ऐसे ही प्रेमियों की हमको तलाश रहती है, सुख दे, सांत्वना दे दे, झूठी तसल्लियां दे दे, तारीफें कर दे और बदले में फिर जो कुछ हमें उनसे मिलता है हम भी उसको सूद समेत लौटाते भी हैं। कहते हैं ना, तुम मेरी पीठ खरोचो और मैं तुम्हारी खुजली करूंगा, दोनों खुश है। यही एक विधि आप लगा लें, ऐसे ही परीक्षण कर ले तो भी बहुतों की पोल खुल जाएगी, बहुत सारी भावी संभावना का राज फाश हो जाएगा, बहुत सारी कहानियां विस्तार लेने से पहले ही खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां जड़ पकड़ने से पहले ही मिट जाएंगी। पूछ लिया करिए, ये जो इंसान मेरी जिंदगी में है ये मुझे बढ़ते बदलते बेहतर होते देखना चाहता है या मैं जैसा हूं ये उससे ही संतुष्ट है? अब एक बड़ा सवाल आएगा आपके सामने, जो आपकी जिंदगी में आया अगर वो आपको प्रेरित कर रहा है कि तुम बदलो, बेहतर हो, तो माने वो जानता है कि आप जैसे हो आप ठीक नहीं हो, तभी तो वो कह रहा है कि आप सुधर जाओ, बेहतर हो जाओ। तो हैरत भरा सवाल ये आता है कि जब वो जानता है कि आप ठीक नहीं हो तो फिर वो आपकी ओर आकर्षित ही क्यों हो रहा है? यही प्रेम की निस्वार्थता है, निष्कामता है। आपका प्रेमी अगर सच्चा है तो आपके पास आपका प्रेमी आपका मुरीद या प्रशंसक बनकर नहीं आ सकता, आपका फैन बनकर नहीं आ सकता, वो तो आपके पास एक तरह से आपका आलोचक बनकर ही आएगा। अब ये बात ही हमें अखर गई, चुभ गई बिल्कुल, प्रेमी है और आलोचना कर रहा है। हाँ भाई, अगर असली है तो यही करेगा, तो फिर हम बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। कहते हैं अगर वो हमारी आलोचना ही कर रहा है तो प्रेमी कैसे हुआ? अगर वो हमारी आलोचना कर रहा है तो फिर वो हमारी ओर आकर्षित ही क्यों हो रहा है? जब उसे हम बुरे ही लगते हैं तो वह हमारी ओर आएगा ही क्यों? यही तो बात है। प्रेम में आप किसी की ओर इसलिए नहीं जाते कि आपको वो अच्छा लगता है, प्रेम में आप जिसकी ओर जाते हैं इसलिए जाते हैं क्योंकि आप उसका भला चाहते हैं। दोनों बातों में बहुत अंतर है। प्रेम अगर सच्चा है तो उसमें आप जिसकी ओर जा रहे हो वो आपको अच्छा वगैरह नहीं लग रहा है कि अरे बड़ा भाता है, बड़ा सुहाता है, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है,
आहा ना, ये सब नहीं। प्रेम में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरे की थाली में कितने छेद हैं। प्रेम में तो आप भली भांति जानते हैं कि दूसरे के चरित्र पर कितने धब्बे हैं। प्रेम में आप भली भांति जानते हैं कि दूसरे के मन में, आचरण में कितनी कमजोरियां हैं, फिर भी आप उसकी ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं? राम जाने। सांसारिक दृष्टि से देखें तो सच्चे प्रेम का कोई कारण नहीं होना चाहिए, झूठे प्रेम का तो कारण है। झूठे प्रेम का कारण ये है कि दूसरे की ओर जाओगे तो सुख पाओगे, दूसरे की ओर जाओगे तो दूसरे को भोग लोगे, मजा आएगा। सच्चे प्रेम में तो आप जिसकी ओर जा रहे हो, आप भली भांति जानते हो कि वो कितने पानी में है। खूब पता है आपको आप किसकी ओर जा रहे हो, आप जिससे संबंधित हो रहे हो उसमें लाख दोष है, लाख विकार है, फिर भी आप उसकी ओर जा रहे हो। तो हमारा साधारण संसारी मन झंझट में पड़ जाता है, एकदम सकपका कर पूछता है तो फिर उसकी ओर जा ही काहे को रहे हैं, जब पता है उसमें इतने विकार है। तो यही तो प्रेम की बात है। प्रेम में आप दूसरे की ओर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति आपको सुख देगी। प्रेम में आप दूसरे की ओर इसलिए जाते हो क्योंकि आपको पता है कि दूसरे की वर्तमान स्थिति सच्ची नहीं है, उसकी वर्तमान स्थिति बस एक झूठ है, एक बंधन है, एक कैद है जिसमें वो दूसरा व्यक्ति फंसा हुआ है। उस दूसरे व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति की कैद से छुड़ाना जरूरी है, आप इसलिए उसके पास जाते हो। तुम्हें क्या मिलेगा फिर दूसरे को कैद से छुड़ाकर? तो देखो भाई, आप पूछ ही रहे हो तो बता देते हैं। वो जब आजाद हो जाएगा ना, तो आजादी देखने में बड़ा आनंद है। उसकी आजादी देखकर तुम्हें क्या मिलेगा? आजादी उसकी या हमारी नहीं होती, तेरी या मेरी नहीं होती। आजादी आजादी होती है और आजादी मात्र बड़ा आनंद देती है। किसी की आजादी देखो, सब शिखर एक होते हैं, जमीनें अलग अलग होती हैं, जमीनों के ऊपर आसमान एक है। दूसरे की ओर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जैसा है वैसा ही प्यारा है। अजी कहाँ, दूसरा जैसा है अगर वैसा ही आपको प्यारा लग रहा है तो आप उसकी ओर जा रहे हैं सिर्फ उसका शोषण करने, भोगने के लिए। बात बुरी लग रही हो तो भी समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे की ओर जाओ इसलिए कि उससे नफरत है तुमको, या उसके पास जाकर के उसको घृणा की दृष्टि से देखो, उसको अपमान करो, उसका अपमान करो, ये सब नहीं कह रहा। प्रेम का मतलब है वो जो व्यक्ति है और उसकी जो वर्तमान व्यक्तित्व है, उसकी जो वर्तमान दशा है उसमें रखा क्या है। अरे हमारी ही वर्तमान दशा में कुछ नहीं रखा है, हम तुम्हारी वर्तमान दशा के कायल कैसे हो जाएं? हमारे ही जिस्म में कुछ नहीं रखा है, हम तुम्हारे जिस्म पर लट्टू कैसे हो जाएं? हम जिन चीजों को जानते हैं कि 2 कौड़ी की हैं, हम उन्हीं चीजों के ग्राहक कैसे हो जाएं? तो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम बड़े कुशल हो, बड़े चतुर हो, बड़े सुंदर हो, बड़े आकर्षक हो, बड़ा मोहित करते हो। बेकार बात हो तो तुम कुछ नहीं देखो। प्रेम करते हैं तुमसे इसलिए साफ सपाट बताए देते हैं, कुछ नहीं हो तुम, एकदम तृण मात्र हो, घास का तिनका जिस पर भाग्य पांव रख रख कर चलता रहता है, घास का तिनका जिसको किस्मत अपने भारी भरकम पहियों तले रौंदती रहती है। ऐसे ही हम हैं, ऐसे ही तुम हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी हालत में हमको कोई बहुत आकर्षण है, पर जब हम ये जानते हैं कि तुम्हारी अभी की हालत झूठ है तो हम ये भी जानते हैं कि कोई सच होगा तुम्हारा, और तुम्हारा वो सच है उससे हमें प्यार है। क्यों? क्योंकि हमें सच से प्यार है। झूठ व्यक्तिगत होते हैं, सच तो एक होता है ना। अभी जो तुम्हारी हालत है वो एक झूठ है, वो तुम्हारा व्यक्तिगत झूठ है। अभी जो दूसरे की हालत है वो उसकी हालत है, वो जो हालत है वो झूठ है, वो उसका व्यक्तिगत झूठ है। ये सारी हालतें, ये सब कैद हैं, सब हालात कैद हैं, कैद खाने हैं। इनसे जो आज़ादी मिलती है वो व्यक्तिगत नहीं होती, उसमें सब एक होते हैं। हम वो देखना चाहते हैं, वही लालसा है हमारी, वही स्वार्थ है हमारा। उसी दिन के लिए तुम्हारे पास आए हैं, यही हसरत है हमारी। पूछ रहे थे ना कि कारण क्या है, जब तुम जानते ही हो कि हम में इतने दोष है तो हमारे पास आते क्यों हो बार बार? आपका किसी से प्यार हो और आप उसकी कुछ खोट निकाल दे तो वो तुरंत यही कहता है कि हम इतने ही बुरे हैं तो हमारे पास आए ही क्यों, चलो निकलो यहाँ से। जवाब मैं बता देता हूँ, तुम्हारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हें वैसा देखना चाहते हैं जैसा तुम हो सकते हो। अभी तुम जैसे हो वो तुम्हारी हस्ती की अवमानना है। तुम अभी हो नहीं, तुम अभी अपने आप को ढो रहे हो। तुम जो हो सकते हो
हम उस फूल को खिलते देखना चाहते हैं। तुम जितना उड़ सकते हो, हम उस पक्षी को परवाज देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे पास आए। ये है प्रेम। प्रेम के पास आंखें होती है, इसलिए मैंने प्रेम का संबंध आलोचना से जोड़ा। आलोचना का अर्थ यही होता है, लोचन माने आंखें। प्रेम साफ साफ देख पाता है, आंखें हैं उसके पास कि कितने दोष हैं तुम में, और झूठा नहीं होता है प्रेम, मक्कार नहीं होता है प्रेम, चाटुकार नहीं होता है प्रेम। प्रेम की साफ पता है कि सामने वाले में कितने दोष कितने खोट हैं, और फिर उसको मक्खन मल रहा है कि इसके कुछ लाभ हो जाएंगे। और क्या लाभ हो जाएगा? एक ही लाभ होता है आमतौर पर, अगर जवान हो तो शारीरिक लाभ हो जाएगा, नहीं तो कुछ आर्थिक लाभ हो जाएगा, या किसी तरह की सुरक्षा मिल जाएगी, या कुछ और। ये नहीं है प्रेम। तो आपके जो भी रिश्ते वगैरह रहे हैं उसमें गौर से देखिएगा कि दूसरे से आप जुड़े ही क्यों थे। बड़ा मुश्किल होता है सच्चे प्रेम का संबंध बनाना, क्योंकि सच्चा प्यार तो बिल्कुल छाती पर बार जैसा होता है। कोई नहीं आता उसमें आपको ये ढाढ़स देने कि आहा क्या बात है, तुमसे बढ़कर कौन है। लोग कहते हैं सच्चा प्यार मिलता नहीं, मैं कहता हूँ सच्चा प्यार तुमसे बर्दाश्त होता नहीं। बड़े अफसाने लिखे जाते हैं, शायरों की दुकानें ही चल रही हैं इसी बात पर कि हम तो बड़े काबिल थे, पर कमबख्त जिंदगी ने धोखा दे दिया, हमें सच्चा प्यार मिला नहीं। झूठ, तू इस लायक है कि सच्चा प्यार झेल लेता। काबिलियत भी छोड़ दो, नियत है। सच्चे प्रेमी के सामने 2 दिन नहीं खड़े हो पाओगे, भाग लोगे, पर बताऊं भागने से पहले उसे मारोगे, उसे मार कर भाग लोगे। हमें प्रेम नहीं चाहिए, हमें भ्रम चाहिए, हमें धोखा चाहिए, हमें चाहिए कोई ऐसा जो हमें खूबसूरत धोखे में रख सके। हमें चाहिए कोई ऐसा जो हमें रंगीन सपनों में रख सके। हमें चाहिए कोई ऐसा जो हमसे कहे कि अरे नहीं तुम कहाँ मक्कार हो, अरे नहीं तुम कहाँ घूसखोर हो, अरे नहीं तुम्हारी कमर कहाँ कमरा हो रही है, तुमसे खूबसूरत कौन, तुमसे गुणी कौन, तुमसे बढ़कर कौन। हमें चाहिए कोई ऐसा जो हमसे कहे कि तुम जैसे भी हो हमारे लिए तो तुम ही हो। हमें चाहिए जो कोई कहे तुम्हारी हर खोट मंजूर है। साजिश होती है, हमें पता होता है कि जब तक हम उसकी खोट नहीं मंजूर करेंगे वो हमारी नहीं करेगा। साजिश होती है, हमें पता होता है अगर हमने उससे प्रेरित करा बेहतर होने के लिए तो फिर हम पर भी दबाव पड़ेगा ना, जिम्मेदारी पड़ेगी कि हम भी बेहतर हो जाएं। बेहतर होने में मेहनत लगती है, बिस्तर तोड़ तोड़ कर कोई नहीं बेहतर हो जाता। हमें बेहतर होना नहीं है तो हम भी नहीं पसंद करते कि हमारा साथी भी बेहतर हो जाए। बेहतरी हमें उसकी उस सीमा तक चाहिए जिस सीमा तक उसकी बेहतरी हमारे भोग के काम आती है। उदाहरण के लिए किसी की मोटे पैसे की नौकरी लग जाए, उसकी बीवी खुश हो जाएगी। मोटे पैसे की नहीं भी लगी है तो घूस वो मोटी लाता है, घर में घर वाले खुश रहेंगे। ये बेहतरी थोड़ी ही है, ये तो भोगने का इंतजाम है। वास्तविक तरक्की जब हो रही होगी आपकी अंदरूनी तरक्की, तो देखिएगा आपसे कितने लोग तुरंत रुस्वा हो जाते हैं। जब आपके भीतरी तरक्की होती है ना तो लोग आपसे रुस्वा हो जाते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते। आप बहुत सारी कमाई करने लगे, चाहे काली कमाई हो, और उससे घर पर भोगने के साधन खड़े करने लगे, घर वाले खुश रहेंगे, क्योंकि अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सीधे सीधे उनके भोग के भी तो काम आएगा। लेकिन आपकी असली तरक्की होने लगे, फिर देखिए कि कौन आपके साथ खड़ा होता है। जो आपकी असली तरक्की में आपके साथ खड़ा रहे वो सच्चा प्रेमी है। जो आपसे कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, रुपया नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भौतिक कष्ट होंगे, सांसारिक तौर पर कुछ कमियां आएंगी, लेकिन तुम आगे बढ़ो, तुम वो हो जाओ जो होना नियति है तुम्हारी, प्रकट हो जाओ, बिल्कुल खिल जाओ फूल की तरह, हम उसी में संतुष्ट हैं, वही हमारा लक्ष्य है। ऐसा कोई मिल जाए तो जानिएगा कि प्रेमी है। दुनिया में जो सबसे बिरली चीज है, अनुपलब्ध चीज है, जैसे हो ही ना, एक कदम विलुप्त अप्राप्य, उसका नाम प्रेम है। और मजाक की बात यह है कि जिसको देखो उसको प्यार हुआ पड़ा है। 16-16 साल के लौंडे आशिक हुए पड़े हैं। ना तो इश्क विज्ञान में है, ना संविधान में, और ना ही प्रकृति के विधान में। इन तीनों जगहों में से कहीं इश्क मत खोज लेना। अब बताओ कहाँ पाओगे? और हम इन्हीं तीनों जगहों में सब कुछ तलाशते रहते हैं। हमें लगता है जो कुछ है यहीं पर है, यही तो सत्य है। विज्ञान वाले भी प्रेम को विज्ञान की भाषा में परिभाषित करते हैं।
करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। वो कहते हैं देखो, जब दिमाग में इस तरह के तत्वों का उत्सर्जन होता है, फलाना रसायन जब सक्रिय हो जाता है ब्रेन में, तो इसको हम प्रेम कहते हैं। तुम्हें लाज नहीं आती, तुम कह रहे हो तुम्हारी बीवी से जो तुम्हारा रिश्ता है वो एक इंजेक्शन का कायल है। अगर प्रेम तुम किसी रसायन या रासायनिक प्रक्रिया को कह रहे हो, तो फिर तुमने जो रिश्ते बना रखे हैं अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप के साथ, वो सब कुछ एक रसायन पर निर्भर करते हैं जो कभी तुम्हारे दिमाग में डाला जा सकता है, कभी निकाला जा सकता है। ये तुम्हारा रिश्ता है, इनके लिए जी रहे हो तुम, फिर जी क्यों रहे हो? तो ये विज्ञानवादी लोग हैं, ये कहते हैं प्रेम विज्ञान की चीज़ है, पगले हैं। फिर संविधानवादी लोग होते हैं, वह कहते हैं देखो, जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें सब लोगों को समान अधिकार वगैरह होने चाहिए। आदमी आदमी को छोटा ना समझे, बड़ा ना समझे, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव ना हो। बस यही तो प्रेम है। तुम पागल हो। ये प्रेम की बड़ी छोटी बात है कि तुमने आदमी आदमी में भेदभाव नहीं करा। क्या भेदभाव नहीं करा? कि मैं इसके प्रति भी उदासीन हूँ, मैं उसके प्रति भी उदासीन हूँ। तो संविधान के अनुसार तो तुमने बिल्कुल ठीक करा। संविधान तो बस तुमको भेद रखने से मना करता है। तो संविधान ये थोड़े ही कहता है कि प्रेम करो, इसके लिए भी प्रेम करो, इसके लिए भी जान दे दो, उसके लिए भी जान दे दो। ये संविधान थोड़े ही सिखाएगा। वो जो सोचते हैं कि संविधान से काम चल जाएगा, बहुत घूम रहे हैं आजकल। वो गीता की प्रतियां जलाते हैं और संविधान को सर पर रखते हैं। पागल, संविधान तुमको बोध सिखाएगा, संविधान तुम्हें मुक्ति सिखाएगा, संविधान तुम्हें करुणा, भक्ति, प्रेम सिखाएगा। और अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं और बोध नहीं है तो संविधान भी तुम्हारे क्या काम आएगा? प्रकृतिवादी होते हैं, वो कहते हैं अरे प्यार क्या है, सबको पता है प्यार क्या होता है। चूहे को और कुत्ते को भी पता होता है प्यार क्या है। इनकी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। पागल, चूहा और कुत्ता जो कर रहे होते हैं उसे तुम प्यार बोलते हो, तो फिर जब किसी को गाली देनी होती है तो उसको कुत्ता कहीं का काहे को बोलते हो? तो एक तरफ तो तुम मुझे तर्क दे रहे हो कि प्यार तो कुत्तों को भी पता है, और दूसरी ओर जब किसी को गरियाना होता है तो बोलते हो हट कुतरे। क्यों भाई? अगर कुत्ता भी जो जानता है वही चीज प्यार है, तो तुम अपनी प्यारी को कुतिया बोला करो ना। और जैसे कुत्ता कुतिया आपस में संबंध रखते हैं कि जब गर्मी छाती है तो चिपक लिए और उसके बाद तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, पिल्लों को अब तू संभाल, और उन पिल्लों में भी कोई पिल्ली जब बड़ी हो जाएगी तो फिर वो मेरे भी ही काम आएगी, फिर यही रिश्ता रखो ना। लेकिन नहीं, लोग आते हैं कहते हैं देखिए साहब, प्यार तो जानवर भी समझते हैं। पहली बात तो समझते नहीं, और दूसरी बात अगर समझते भी हैं तो बहुत निचले तल का होता है। दूसरी तीसरी बार कह रहा हूँ, जानवर नहीं प्यार समझ जाते। जानवर अगर प्यार समझते हैं, जीसस ने बेकार ही जान दी। जानवर अगर प्यार समझते हैं तो कृष्ण की गीता का कोई महत्व नहीं है। जानवर ही अगर प्यार समझते तो कबीर साहब व्यर्थ ही प्यार समझाते रह गए उम्र भर। क्यों समझा रहे थे? वो कह देते ये तो जानवर भी समझते, इंसानों को समझाने की जरूरत क्या है? प्रेम तुमको सिर्फ आध्यात्मिक सिखा सकता है। दोहरा रहा हूं, न विज्ञान, न संविधान, न प्रकृति। जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है उसका जीवन प्रेमहीन होगा, बड़ा रूखा, अंतहीन मरुस्थल। बहुत से लोग तो किताब पढ़ने में भाग ही गए, है ना, क्योंकि पढ़ना सबको अच्छा नहीं लगता। सबको मीठी मीठी बातें अच्छी लगती हैं, कड़वी बातें कोई सुनना नहीं चाहता। देखिए यहाँ पे यही होता है, लोग ज्ञान से बोर होने लगते हैं, लोग चीज़ें जानना नहीं चाहते, लोग बस मीठी मीठी बातें जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका बता दो जो अभी हम उसको करके और बढ़िया मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए। जबकि यहाँ पे बता दिया गया है कि ना तो प्रकृति में, ना संविधान में, और ना तुम्हारे शरीर में ये चीज़ें प्रेम नहीं है। शरीर में जो कुछ हो रहा है, शरीर से जो हो रहा है वो रासायनिक है, और उसमें केमिकल, जैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं वैसे ही हमारे शरीर में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने आप होती हैं, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब जैसे हमारी एज होती है, जिस तरह से हमारे उम्र बढ़ती है, जिस तरह से हमारे अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उसका रिएक्शन होने लगता है। अभी देखो, जैसे कि एक बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, वो बढ़िया बच्चा मासूम रहता है, और जैसे वो जवान होने लगता है वो लड़की ढूंढने लगता है। तो ये सब एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसे प्यार नहीं कहते हैं। तो प्रेम की परिभाषा हम अलग तरीके से समझते हैं, और जिसे हम समझते हैं वो प्रेम नहीं होता है ना। और प्रेम में ये होता है कि
किसी को अगर हम देख रहे हैं ना और उसमें हमें कमियां दिख रही हैं, तो हम उससे दूरी नहीं बनाएंगे, उससे नफरत नहीं करेंगे, हम उसकी कमियों को दूर करेंगे। हम उसको बताएंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं और तुम्हें अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, तुम्हें अपने जीवन में इस तरह से ऊपर उठना है, तुम्हें अपने जीवन में तुम ये कर सकते हो। लेकिन जब हम अट्रैक्शन में होते हैं, जब हम उसको मतलब ये समझते हैं कि ये हमारे काम आ सकता है, हम इसको भोग सकते हैं, हमारी कोई कामना पूरी हो सकती है, तो फिर हम कहते हैं तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, तुम तो ऐसे हो, मुझे ऐसा ही चाहिए था। और फिर हम उसको भोगते हैं और फिर कुछ दिन में जब हमारी इच्छा खत्म हो जाती है तो वहीं पे फिर टकरार होने लगता है, वहीं लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे रिश्तों में ये सब क्यों हो रहा है। तो इसका रीजन ही यही है कि तुम रिश्ते स्वार्थ से बनाते हो, तुम्हारे रिश्ते में प्यार नहीं होता है। और इसी वजह से जब वो स्वार्थ खत्म होता है तो ऑटोमेटिक रिश्ते खत्म होने की कगार पे आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी से प्रेम करो ना तो रिश्ता कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो प्रणव जी बताइए, आपने सुना है? प्रणव जी। हाँ, तो जो पहला हमने पहले चैप्टर का कि प्रेम के काबिल कौन, उसमें थोड़ी सी बात की थी। उसमें बात की थी कि अगर हमें प्रेम पता नहीं है, हमें मुक्ति पता नहीं है, हमें सच्चाई पता नहीं है, तो हम दूसरे को भी सच्चाई, मुक्ति और प्रेम की राह पे नहीं ले जा सकते, हम उसको भी ऊंचाइयां नहीं दे सकते हैं। तो अगर हमें किसी की मदद भी करनी है तो सबसे पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा कि वास्तविक प्रेम होता क्या है। ठीक है, तो पहला वो हो गया। और दूसरा है कि प्रेम कहाँ कहाँ नहीं हो सकता, मतलब प्रेम किन किन चीज़ों से नहीं होता, जिसे हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं होता, वो सिर्फ स्वार्थ होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको जो समझ में आया उसे आप यहाँ पे बता सकते हैं। हाँ मैम, ये तो पता है मुझे कि प्रेम तो निस्वार्थ होना चाहिए। और पहली बात तो है कि हमें खुद प्रेम की परिभाषा समझनी। अगर हम खुद परिभाषा ही नहीं समझते तो हम दूसरे से कैसे प्रेम कर सकते। तो एक चीज ये समझना है कि हम जो कहते हैं ना कि जो प्रेम है, जो ये मेरी पत्नी है वो मुझसे प्यार नहीं करती या वो मुझे धोखा दे रही है, तो इसका मतलब ही है कि वहाँ प्रेम है ही नहीं, वो स्वार्थ था, है ना। और जब तक आपसे होता है तो आपसे प्रेम रहता है, और जब स्वार्थ किसी और से होता है तो किसी और से प्रेम रहता है। प्रेम का मतलब ही होता है कि सामने वाले में जो कमियां हमें दिख रही हैं, सामने वाले की जो कुरीतियां बुराइयां हमें दिख रही, उसे हम स्पष्ट तौर पे उसके मुंह पे बोल सके। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें उससे स्वार्थ नहीं होगा। अगर हमें उससे स्वार्थ है तो हम डरेंगे कि अगर हमने बोल दिया तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं वो हमें छोड़ के चला ना जाए। समझ रहे हैं बात को? इसलिए हम कभी भी सच नहीं बोलते, हम हमेशा झूठी तारीफ करते हैं, हम हमेशा उसके सामने झूठी बातें कहते हैं। हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है, हमें उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही, फिर भी हम कहेंगे तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारे साथ रह के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि अच्छा नहीं लग रहा होता है, फिर भी हम झूठ बात बोलते हैं, क्योंकि हमारी कोई ना कोई कमजोरी होती है, हमारा कोई ना कोई स्वार्थ होता है, और हम इसलिए झूठ के दम पे अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। तो इतना सब पढ़ने के बाद चीज़ें अब समझ में आ रही कि हमारे रिश्ते में ये सब क्यों हो रहा है, क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों हमारे बीच संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, है ना जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी के स्वार्थ को पूरा नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कोई हमारे स्वार्थ को पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारे रिश्ते में प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम ही हमने स्वार्थ के दम पे किया है ना। स्वार्थ देख के ही हमने शादी हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारी शारीरिक जरूरत पूरी हो सके। हम शादी इसलिए थोड़ी करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की कुछ कमजोरियां हैं हम उसको दूर करेंगे लाके, ऐसा थोड़ी करते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, अभी तो अच्छा है। अभी पहले तो हम दूसरे कमरे में से बात करते थे, अभी तो सामने बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, सुनते हैं। अभी आपकी वाइफ भी साथ में सुनती हैं? आपकी वाइफ भी साथ में सुनती हैं? बड़े छोटे थे। हाँ अभी सुनते हैं साथ में, अभी बैठी है, मेरे साथ ही बैठी है। अच्छा, कम से कम अभी इतना तो है कि हम लोग साथ में सुनते थे, मैं अलग कमरे में सुनता था। बहुत अच्छी बात है कि आप अगर सच्चाई को समझ पा रहे हैं, सच को समझ पा रहे हैं, तो उन्हें भी आपके साथ मौका मिल रहा है सच को समझने का, है ना। कि इंसान
इंसान रिश्ते क्यों बनाता है, इंसान किसी के पीछे क्यों भागता है। अगर उसे उसका स्वार्थ ना हो, अगर वो सच में किसी से प्रेम करे और सच में किसी की भलाई चाहे तो उसके बेहतरी के लिए काम करेगा, समझ रहे हैं, उसकी बेहतरी के लिए काम करेगा, उसको कैसे अच्छा बना सकता है इस पे काम करेगा, ना कि उससे नफरत करेगा, ना कि उसकी बुराइयां इसलिए खोजेगा ताकि मैं उसको नीचा दिखा सकूं, है ना। इसलिए उसकी बुराइयां करता है ताकि मैं उसे ऊपर उठा सकूं, ताकि उसकी कमजोरियों को मैं सही दिशा ले जा सकूं, ताकि उसकी कमजोरियों को दूर कर सकूं। ठीक है, रिश्ता हमारा ऐसा होना चाहिए, या तो हम किसी को ऊपर उठा रहे हैं, उसको अच्छाई की राह पे ले जा रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं, और या तो सामने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमें सच्चाई की राह पे ले जाए, हमारी कमियों को दूर करे, हमारे भीतर जो कमियां हैं उन्हें बता सके। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव, है ना। तो देखना है कि सामने वाले की नियत ही क्या है। कोई कोई व्यक्ति जब हमारी बुराई करता है ना, तो उसकी नियत ये होता है कि वो हमें नीचा दिखाना चाहता है। ठीक है, तो हमें किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें उसकी कमियां निकाल के उसको अच्छा करने के लिए बोलना है। तो हमारी नीयत अच्छी होगी तभी व्यक्ति हमारी सुनेगा। अगर हमारी नीयत में खोट है ना, हमें ही नहीं पता और हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो हमें फिर मार भी पड़ती है ना। कमियां बताया जाता है, चाहे हमें बताया जाता है तो हमें बुरा लगता है, तो वो चीजें हमें लगता है या सामने वाले को लगता है, उन्हीं सब चीजों का कैसे निपटे यार। देखिए, पहली बात यह है कि बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, है ना। और जो बोल रहा है वो भी सही व्यक्ति नहीं होता है, वो भी आपको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए बोलता है, इसलिए बुरा लग रहा है। अगर वो व्यक्ति में काबिलियत हो, अब जैसे मैं यहाँ आपको चीजें सिखा रही हूँ, ठीक है, मैं किताबें पढ़ रही हूँ, मैं अच्छी वीडियो देख रही हूँ, अच्छी चीजें सीख रही हूँ। अब मैंने आपको बताया कि आपके अंदर ये कमियां हैं, तो क्या आपको बुरा लगा, ये बताइए। नहीं लगा। और आप उन कमियों पे काम भी कर रहे हो, मैं आपकी मदद भी कर रही हूँ कि आप अपनी कमियों को दूर कर सको। ठीक है, तो जो व्यक्ति ऐसा हो, जो खुद जानता हो कि सच क्या है, प्रेम क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या होते हैं, वो व्यक्ति अगर जिस दिन आपको बोलेगा ना कि आपके अंदर कमियां हैं, आपको बुरा नहीं लगेगा। अभी वो व्यक्ति ही काबिल नहीं है जो आपको बोल रहा है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। और आप उसे अभी उस नजर से नहीं देख रहे हो कि वो आपके अच्छे के लिए सोच रहा है, आपके भले के लिए सोच रहा है, इसलिए आपको उसकी बात का बुरा लगता है। ठीक है, जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि वो व्यक्ति आपकी भलाई चाहता है, वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आपके भलाई के लिए आपकी कमियां बता रहा है, तो आप उसकी सुन पाओगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। और वैसे बातों में ऐसा नहीं होता, कभी बोलते ठीक है, हमारे में भी आता ठीक है, आप जिससे बुरा है ठीक है, अभी बात नहीं करना, मेरे से बात नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अभी हमारा भी होता है, उनका भी होता है ऐसा। तो ऐसा मन में फीलिंग ऐसा क्यों आता है कि हम ठीक है, हमारी कमियां बता रहे हैं, ठीक है, अभी बात ही मत करो। नहीं, तो ये भी देखो ना कि आपके रिश्ते में जो व्यक्ति आपके साथ है, उस व्यक्ति की काबिलियत क्या है, वो क्या कर रहा है, मतलब वो खुद भी जानता है क्या कि सच क्या है, वास्तविकता क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, वास्तव में इंसान की बुराई क्या होती है, प्रकृति क्या है, मोह क्या है, ये सब क्या वो जानता है। अगर वो नहीं जानता तो अभी खुद उसे जानने की जरूरत है। जब वो खुद जानेगा तभी ना दूसरे की कमियां निकाल पाएगा। उसे खुद ही नहीं पता कमियां क्या होती है और दूसरे की कमियां निकालने, तो इससे तो फिर वो कहते हैं ना कि एक दूसरे की बुराई करना ताकि मजा आए, आनंद मिले। वहां भी आनंद मिलता है एक दूसरे की बुराई करके, समझ रहे हो। तो मजे के लिए नहीं करना है, वहां पे इसलिए करना है कि सच में वो आपको ऊपर उठाना चाहता है, सच में वो आपको सच्चाई दिखाना चाहता है। ठीक है, और ये काम वही कर सकता है जो गीता समझता है, जो अपना आत्मावलोकन कर रहा है, जो दूसरों पे आरोप नहीं लगाता कि मेरी जिंदगी जिस भी स्थिति में है, जहां भी है, उसके जिम्मेदार तुम हो। अगर उसने ऐसा बोल दिया कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो, इसका मतलब अभी उसे ही समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आप किसी को दोषी बता रहे हो आपके जिंदगी में जो भी हो रहा है, तो इसका मतलब आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि जिसे ज्ञान हो जाता है ना, वो कभी किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराता। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो ये समझता है कि उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। उसने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसके जीवन में ये सब हो रहा है, ना कि दूसरे की वजह से।
ठीक है। ऐसे भी सिचुएशन आते हैं, कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी तो इतना अच्छा, जैसे अभी वो बीच में आकर के चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, या तारीफ के वो वाला भी पॉइंट थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। तारीफ हो जाती है, चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं। देखो, अगर कोई आपको चने के झाड़ में चढ़ा रहा, आपकी झूठी तारीफ कर रहा है, आप जैसे हो वो वैसे ही आपको अच्छा समझ रहा है, इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ आपसे चाहिए, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ठीक है। और आप भी इसीलिए खुश हो जाते हो क्योंकि आपको भी उससे कुछ चाहिए, इसलिए, है ना। जब तक स्वार्थ रहेगा ना तब तक सच्चाई नहीं आ सकती। सच्चाई तभी आती है जब आप किसी से स्वार्थ ना रखो, जब आप अपने आप में खुश रहो, और दूसरे व्यक्ति से रिश्ता इसलिए रखना है ताकि उसके लिए आप कुछ कर सको, ना कि उससे आपको कुछ चाहिए। मिल गया तो वो बाय प्रोडक्ट है, चलते चलते सफर में जो भी हो गया ठीक है, लेकिन सफर इसलिए करना है ताकि हमें मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है। ठीक है मैम। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं। फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।